नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल संडे को क्लास अपलोड नहीं की थी क्योंकि संडे को अपन लीव रखते हैं, संडे को नहीं होती है। आज वापस अपन झीलों का टॉपिक आज पूरा कर देते हैं और उसके बाद में अपने सिलेबस के अनुसार ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर कमेंट आए थे कि सर पहले कुछ आप टॉपिक बता दिया करो कि अगले दिन क्या पढ़ाओगे। तो ऐसा है विद्यार्थियों कि सिलेबस के अनुसार यदि सिलेबस को देखोगे आप तो अपन पूरे उसके अनुसार चल रहे हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप नियमित क्लास देखते हो तो आपको खुद पता चल जाता है कि अगले दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल ही नियमित रूप से चल रहे हैं, कहीं भी बीच में से कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। तो नियमितता के साथ में चल रहे हैं तो आप भी नियमितता बना के रखो ताकि ये समस्या नहीं हो। अब समय को बिना गवाए शुरू करते हैं अपन आगे की झीलें। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों फतेह सागर झील। फतेह सागर झील सबसे पहला ही प्रश्न आता है कि कहाँ स्थित है, तो ये है आपके उदयपुर में। अब इसका निर्माण तो जो शुरू करवाया ना, जो निर्माण करवाया, शुरू तो क्या, जो निर्माण करवाया वो शासक अलग है लेकिन इस झील का नाम अलग है। तो उसके पीछे समझने वाली बात है कि निर्माण करवाया 1688 में महाराणा जय सिंह ने, ठीक है, लेकिन 1888 में इसका पुनर्निर्माण करवाया फतेह सिंह जी ने। तो फतेह सिंह जी ने पुनर्निर्माण करवाया तो तब से इसका नाम क्या हो गया, फतेह सागर। और वहां पे जो उदयपुर में स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं या लोकल पब्लिक है वो इन्हें एफएस और डीटी और ऐसे शॉर्ट नाम से बुलाते हैं, क्योंकि मैं भी उदयपुर में रहा हुआ हूँ कुछ समय। तो वहां पे पता चलता है कि वहां शाम को तो मतलब जमावड़ा होता है, हुजूम होता है, कई स्टूडेंट्स का ज्यादा होता है क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पे ज्यादा पढ़ाई के लिए वगैरह रुकते हैं। तो डीटी कहते हैं दूध तलाई को और एफएस कहते हैं फतेह सागर को, ऐसे शॉर्ट में बुलाते हैं। तो अपन इसको पढ़ते हैं कि ये देखो पिछोला गांव के ऊपर की तरफ देवाली गांव में है, पिछोला झील के ऊपर की तरफ देवाली गांव में, इसलिए इसे कई बार देवाली सागर भी कहते हैं, देवाली सागर भी कहते हैं, क्योंकि देवाली गांव में है तो देवाली सागर भी इसे कह दिया जाता है। इसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी नींव रखी। ये ड्यूक जो होता है, ड्यूक शब्द वैसे राजकुमार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रिंस कहते हैं ना, उसी टाइप से ये ड्यूक शब्द होता है। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें, जब पढ़ते हैं तो बीच में जो शब्द आते हैं उनको भी अपन साथ में क्लियर करते हुए चले। ये देश की पहली, यहाँ पे क्या है, सौर वेधशाला 1975 में स्थापित की गई, 1975 में स्थापित की गई देश की पहली सौर वेधशाला। और यदि सौर ऊर्जा चलित नाव का पूछते तो अपन ने पिछोला के अंदर पड़ी थी, ठीक है। इसके मध्य नेहरू गार्डन, अब ये दौलत बाग और ये सारे आपको गार्डन सारे याद करने पड़ेंगे। जैसे अपन ने पढ़ा था कल परसों वाले टॉपिक में दौलत बाग, उसी को फिर बाद में सुभाष उद्यान कहा गया। नेहरू गार्डन का पूछे तो आपको यहां आ जाना है, फतेह सागर। इसके किनारे बड़ा टेलीस्कोप, एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, सौर गणना के लिए, ग्रहों की गणना के लिए लगाया गया है। तो टेलीस्कोप लगाया है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये किस देश की सहायता से लगाया, तो ध्यान रखना ये बेल्जियम की सहायता से लगाया गया है, बेल्जियम की सहायता से लगाया गया है। यहाँ पे चेतक स्मारक है, चेतक स्मारक है, चेतक की छतरी नहीं है। चेतक की छतरी जो है वो बलीचा राजसमंद में 4 खंबिया है, ठीक है, चेतक की छतरी। फिर महाराणा प्रताप की छतरी आपके चावंड के अंदर 8 खंबिया है केजड़ बांध के किनारे। तो ये कुछ चीजें आपको साथ में, जैसे चेतक से संबंधित आ गया तो या तो स्मारक पूछेंगे तो फतेह सागर झील के करीब, और छतरी पूछ ली जाती है तो आपके आ जाएगी कहां पे, बलीचा गांव राजसमंद। पूंजा भील जो महाराणा प्रताप का भील सेनापति था उसका स्मारक, सहेलियों की बाड़ी, हकीम का सूरी का स्मारक वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इस फतेह सागर झील के किनारे। जो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में पूछे जाने लायक, वो एक तो इसका निर्माण और पुनर्निर्माण, क्योंकि कई लोग फतेह सिंह को तो याद रख लेते हैं क्योंकि फतेह सागर झील का नाम भी इन पर है, लेकिन निर्माण को याद नहीं रखते कि निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा जय सिंह ने करवाया था। यहां से प्रश्न बनता है कौन सी झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, फतेह सागर की झील, फतेह सागर झील की नींव। पहली सौर वेधशाला, यहां से भी ध्यान रखें आप। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इसमें। अब चलते हैं अपन फतेह सागर से सीधे फोय सागर। फोय सागर कहां है साथियों, फोय सागर है आपके अजमेर में, अजमेर में। ये अकाल राहत कार्य के दौरान बनाई गई थी। परसों के टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि राजसमंद झील जो है उसको भी अकाल राहत कार्य के दौरान एक बार बनाई थी, इसे भी अकाल राहत के दौरान बताते हैं। 1891-92 में इंजीनियर फॉय, अंग्रेज इंजीनियर था, इंजीनियर फॉय ने इसका निर्माण करवाया, इसी कारण इसे फोय सागर झील के नाम से जाना जाता है। इसके निर्माण में 2,69,000 रुपए का खर्च आया था उस समय, 2,69,000 का खर्च लगभग आया था। इसके किनारे प्राचीन चामुंडा माता मंदिर स्थित है।
अब ये प्राचीन चामुंडा माता मंदिर है, ऐसे पता चलता है कि किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पे महाराणा अपने पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान शासक था वो दर्शन करने आया करता था नियमित रूप से, तो इसलिए इसे प्राचीन चामुंडा माता मंदिर इसलिए प्रसिद्ध भी है। तो प्राचीन चामुंडा माता मंदिर इसके किनारे स्थित है। इसका जल स्तर जब बढ़ जाता है, जब पानी ज्यादा आता है तो इसका जल ऑटोमेटिकली चला जाता है किसके अंदर, आना सागर झील के अंदर। आना सागर अपन पढ़ चुके हैं, तो यह आना सागर झील के अंदर चला जाता है। अब इसके अलावा एक झील और अपन पढ़ते हैं स्वरूप सागर। ये एक तरह से चैनल का काम करता है। चैनल क्या कहते हैं, चैनल जो किन्हीं दो जल स्तर वाले को मिलाता है वो चैनल होता है एक तरह से बीच में, तो ये चैनल का काम करता है। तो ये फतेह सागर और पिछोला झील के बीच की योजक कड़ी है, उन दोनों को मिलाने का काम करता है। आप पढ़ते हो इंग्लिश चैनल और ये सारे अपने इंडिया में बहुत सारे चैनल पढ़ोगे, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, तो इसी तरीके से ये वैसे चैनल है नहीं लेकिन चैनल की तरह काम करता है, मिलाने का काम करता है। तो इसे भी अपने को ध्यान में रखना है। तो एक बार साथियों इन चीजों को नोट कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरह से नोट्स के रूप में मैं आपको दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और प्रश्न आप देखोगे पिछले एग्जाम के पेपर मिलाकर देखना, तो प्रश्न जो है अपने इस बोर्ड के ऊपर से आपको दिखेंगे कई सारे। जितनी भी क्लासेस चली है, आज ये 23वीं क्लास है और 22 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, और मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे कोर्स देखो पूरा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो जल्दबाजी कर रहे थे अब वो भी थोड़े से शांत हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है देखो विज्ञप्ति नहीं आई है अभी तक, अभी विज्ञप्ति नहीं आई है, अभी अपन बहुत अपने नींव भरने का काम है। कोई भी मकान बनता है ना तो उसकी नींव बहुत ही मजबूत भरी जाती है और इत्मीनान से भरी जाती है। यूं धाबो दिबो नहीं करेगा, हाँ भाई यूं हाल जाए कोई नहीं, लेकिन नींव जो मजबूत भरी जाती है, क्योंकि इमारत कितनी भी मंजिला खड़ी होगी वो उसका पूरा बुनियाद जो है वो मजबूत बननी जरूरी है। इसलिए अपन जो अभी कर रहे हैं शांति काल के अंदर ये नींव भरने का काम है। जैसे विज्ञप्ति आएगी तो हमें भी एक्सीलेटर करना पड़ेगा, एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, तो उस समय स्पीड भी बढ़ाएंगे, समय भी बढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप तुरंत साथ साथ में याद करते हुए चले और ये 100% आपको फायदा पहुंचाने ही वाला है। तो इसे एक बार नोट करें, फिर आगे चलते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब अपनी अगली झील है उदय सागर। जैसा इसका नाम है वही है ये, उदयपुर के अंदर। बताते हैं कि 1559 में आयड़ नदी पर यह बनाई गई। अब अपन ने अपातंत्र अभी नदियां पढ़ी है और अपन ने बेडच नदी, आयड़ नदी ये सब पढ़ी, बनास की सहायक नदियां पढ़ी थी। तो इसवाल की पहाड़ियों से आयड़ नदी निकलकर उदय सागर झील में गिरती है, फिर वहां से वापस निकलकर बेडच नदी के रूप में बनास में जाकर मिलती है। तो ये अपन ने पढ़ा था और वही ये उदय सागर झील है। मैंने वहां पे बताया भी था कि मैं उदय सागर झील में इसको व्यवस्थित रूप से और बताऊंगा। तो ये वही उदय सागर झील है जिसका 1559 में निर्माण करवाया गया, और इसमें से इसे बेडच नदी का उद्गम स्थल भी मानते हैं, क्योंकि यहां से आकर आयड़ इसमें गिरती है, फिर यहां से निकलने वाली नदी बेडच नदी कहलाती है। तो ये बेडच नदी का उद्गम स्थल भी हो गया। यहाँ पे अमर सिंह और मान सिंह की मुलाकात हुई थी। कब हुई थी? हल्दीघाटी युद्ध से पहले हुई थी। अच्छा, इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया, महाराणा उदय सिंह ने करवाया है। अब उदयपुर शहर जो बसा था वो भी 1559 में बसाया गया था। 1459 में आपके जोधपुर की स्थापना की गई थी जोधा द्वारा, और 1559 में उदयपुर की स्थापना। अब देखो, हल्दीघाटी युद्ध से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। जब अकबर ये चाहता था कि महाराणा प्रताप कैसे न कैसे अधीनता स्वीकार कर दे, तो उन्होंने बहुत सारे अभियान भेजे थे। आपने पढ़े भी होंगे कि जलाल खान को भेजा, फिर मान सिंह को भेजा, फिर भगवान दास को भेजा, फिर टोडरमल को, इस तरीके से क्रमानुसार भेजे। तो मान सिंह को भी मुलाकात के लिए एक बार भेजा, और मान सिंह और इनकी मुलाकात उदय सागर झील के किनारे हुई बताते, लेकिन महाराणा प्रताप इनसे नहीं मिले, मान सिंह से महाराणा प्रताप नहीं मिले थे। अब उसका कारण यह था कि कछवा वंश जो था सबसे पहले मुगलों से संबंध करने वाला वंश था। तो मेवाड़ वंश जो था वो एक बहुत स्वाभिमानी वंश था, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे और वो थोड़ा सा इनसे दूरी रखते थे। तो उन्होंने महाराणा प्रताप इनसे मिलने नहीं आए, मान सिंह से मिलने नहीं आए, और अपने पुत्र को भेज दिया, अमर सिंह को भेज दिया कि भाई जा तू मिल राजा, और जो भी हो समाधमा कर लीजिए, जब भी तार सेठ बैठे जो कर दीजिए, यूं कह भेज दिया अमर शाह आया, मिलिया मान सिंह। अब वो मान सिंह ये चाहता था कि महाराणा प्रताप क्यों नहीं आए। उसने अमर सिंह से पूछा कि महाराणा प्रताप आपके पिताजी नहीं आए। तो अमर सिंह ने कहा कि पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। बहाना बनाया, देखो उसने अमर सिंह के ऊपर छोड़ा हुआ था प्रताप ने, तो कि जैसे भी हो तेरे समाधमा कर देना, तो कि पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। अब इतने में मान सिंह समझ गया कि हमारे जो है
बहन बेटियों का संबंध मुगलों से किया हुआ है, इस वजह से शायद ये हमसे मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उसको आया गुस्सा मान सिंह को। मान सिंह तुरंत उठ खड़ा हुआ और कहा ठीक है, आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक करने हम जल्दी आएंगे। क्या कहा? आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक करने हम जल्दी आएंगे। जल्दी आएंगे मतलब सेना लेकर आएंगे, अब युद्ध की तैयारी करो। इनडायरेक्टली कहने का मतलब मकसद ये था। अमर सिंह जी क्या काम है? अमर शाह क्या ए भी समझ गया इनो इशारो मान सिंह रो के मान सिंह कहणो कहीं चाहे। अमर शाह के आप भी आइएगा और आपके फूफा को भी लेकर आइएगा, देख लेंगे। तो फूफा कौन? अकबर। ऐसी बातें उसमें चलती। इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है, जब अपन इतिहास पढ़ेंगे ना तब आपको इसी तरीके से पूरी एक एक चीज याद करवा दूंगा और साथ साथ में ट्रिक्स वगैरह सारी चीज। तो ये रोचक किस्से बहुत आएंगे अंदर। तो इस तरीके से इनकी मुलाकात उदय सागर झील के किनारे हुई थी। अब इसके किनारे हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट लगा हुआ है और ये प्रश्न एक बार बना भी है कौन सी झील के किनारे, तो उदय सागर ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलायत झील। कोलायत झील में सबसे पहला प्रश्न बनता है कि कहां पर है? बीकानेर। दूसरा प्रश्न बनता है इसके उपनाम से, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। कुछ झीलों के क्या झीलों के तो उपनाम सभी के याद करने ही है, ध्यान रखना। एक ये सिलीसेड का भी बताऊंगा अभी, फिर ये कोलायत का है तो शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, ये याद रखना। अब कोलायत का है बीकानेर में, तो मरुस्थल से संबंधित है, तो ये फिर यहाँ पे सुंदर उद्यान के रूप में जाना जाता है। इसके किनारे सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम। क से क मिला देना, अगर शॉर्ट ट्रिक में चाहिए तो क से क मिला देना तो आपके बैठ जाएगा। वैसे दर्शन जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो जैसे एसएसटी वाले पढ़ेंगे तो उनके काफी आएंगे। मैंने इससे संबंधित ट्रिक वगैरह बताई भी थी, सान्यो वे पुमी उमी, और इस तरीके से पूरी ट्रिक के अनुसार इसको पढ़ाया भी था। जब आगे पढ़ने में आएगा वापस, या हिस्ट्री वालों के जब मैं बैच लूंगा तो उसमें बता दूंगा ये। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपन। इस पर भी 52 घाट बने हुए हैं। इस पर भी बने हुए का मतलब पुष्कर में अपन ने पढ़ा था कि पुष्कर में 52 घाट बने हुए, प्रतिहार शासकों ने इसका निर्माण करवाया। ये तो इस पर भी 52 घाट बने हुए। अब पुष्कर में भी दीपदान होता है और यहाँ पे भी दीपदान होता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, दीपदान यहाँ भी होता है कोलायत में और पुष्कर में भी होता है। चारण जाति के लोग यहाँ नहीं आते। अब देखो, कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत में भी मेला भरता है और पुष्कर में भी मेला भरता है। पुष्कर वाला रंगीन मेला कहलाता है और यहाँ पे भी मेला भरता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि करनी माता के जो दत्तक पुत्र था वो कोलायत झील में गिरकर मर गया था, तो इस वजह से चारण जाति के लोग यहाँ नहीं आते। ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है, ये झील आपके यहीं पे जो मुख्य तथ्य है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो अब चलते हैं अपन राजस्थान के बरखोयांस्क माउंट आबू। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। सिरोही कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? विश्व में। अब वो मत पूछो, आकाश गंगारो थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, क्यों 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है ये, और सबसे गहरी झील है ये 125 फीट। इसमें शायद मैंने जब नक्की एक बार झीलें स्टार्ट की तब बताया तो गलती से 125 मीटर बोल दिया होगा, उसको भी 125 फीट कर देना आप। 125 फीट गहरी है ये। गरासिया जाति के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है, तो गरासिया जाति के लोग यहाँ पर अस्थियां प्रवाहित करने आते हैं। इसके किनारे यहां से प्रश्न बनते हैं काफी। हाथी गुफा, राम गुफा, रघुनाथ गुफा, ऐसी गुफाएं बहुत सारी है इसके किनारे। पर्यटक स्थल है ये। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील जहां पे नौकायन होता है, तो वो भी नक्की ही है आपके। सर्दियों में कई बार इस पर बर्फ की परत जम जाती है। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है ना, तो बर्फ की परत भी जम जाती है इसके ऊपर, हल्की सी बर्फ। इसके किनारे ये है। इसके किनारे फिर ये 3 तरह की रॉक है। रॉक क्या है? चट्टाने हैं, अलग अलग आकृति की चट्टाने हैं। तो नन रॉक यानी कि घूंघट निकाले हुए स्त्री के समान, टॉड रॉक मेंढक के समान, और नंदी रॉक, नंदी यानी बैल के समान। अब नन रॉक ऐसा है कि आपने हॉलीवुड की यदि पिक्चरें देखी होगी तो उसमें नन जो बताते हैं वो चर्च में जो होती है ना, वो ऐसे घूंघट निकाले हुए जैसी होती है। तो वो, हालांकि ये नन वाली जो पिक्चरें बनती है वो भूतों से संबंधित बनती है, हॉलीवुड की फिल्में जो बनती है, लेकिन नन रॉक अपने यहाँ पे घूंघट निकाले हुए स्त्री के समान चट्टान है, वो ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं साथियों अपन अलवर की सिलीसेड झील। कहाँ की है? अलवर की है। अलवर की है। इसका निर्माण विनय सिंह जी ने करवाया। सिलीसेड नाम ऐसे पड़ा कि रानी शीला के लिए इसका निर्माण करवाया। देखो उस समय कितना अच्छा जमाना था, अपनी रानी के लिए, अपनी पत्नी के लिए जो है झीलों का निर्माण करवा देते थे। और अब तो कोई शीला नाम की
जैसे देखते हैं अपन कलयुग आ गया है तो कलयुग में शीला नाम के गीत बन गए, शीला की जवानी वगैरह वगैरह। तो अब तो ऐसे निर्माण होते हैं कि फूहड़ गीत बनने लग गए। और उस समय पवित्र झीलें बनती थी। ये तो प्रकृति का सौंदर्य है। सौंदर्य कैसे है कि इसका उपनाम भी क्या है, राजस्थान का नंदन कानन इसका उपनाम है। तो ये इस समय बहुत बढ़िया समय था। धीरे 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 अब पता नहीं आगे और कैसा समय आएगा वो भी नहीं पता है, लेकिन समय के अनुसार हम ही समय में बदलाव कर सकते हैं। और हम एक व्यक्ति यदि दो व्यक्ति तक अच्छे विचार प्रेषित करता है और फिर वही धारा आगे चलती है। तो हालांकि डिजिटलाइजेशन के फायदे भी है और नुकसान भी है। तो काफी सारी चीजें इंटरनेट वगैरह के नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। अब व्यक्ति के ऊपर है कि वो उसको किस तरीके से यूज करता है। हालांकि ये सारे टॉपिक अलग है, अपने आप इसको नोट करो और इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। अब अगली झील है अपनी गैप सागर, जो कहाँ है, डूंगरपुर में। सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इसका उपनाम, इसे एडवर्ड सागर के नाम से भी जाना जाता है। मुझे लगता है निकट भविष्य में इससे प्रश्न जरूर बनने की संभावना है किसी भी एग्जाम में, लेकिन एडवर्ड सागर इसका उपनाम आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। इसके किनारे गोवर्धन नाथ मंदिर, राजराजेश्वर महल, जगन्नाथ मंदिर, कालीबाई का स्मारक, सेंगाबाई का स्मारक, नानाबाई का स्मारक भी है, विवेकानंद जी का स्मारक, गौरीबाई का स्मारक, ये सारे स्मारक इस अपने गैप सागर झील के किनारे स्थित है। कालीबाई को आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। कालीबाई को अंग्रेजों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए इनके शिक्षक को बंदी बना दिया था। उसके बाद में इन्होंने जो है हंसिए से रस्सी काटकर, ये पूरी स्टोरी कालीबाई से संबंधित है। फिर आती है अपने गढ़सीसर झील। गढ़सीसर झील कहाँ है? गढ़सीसर झील है आपके जैसलमेर में। कहाँ है? एक सेकेंड, सॉरी। गढ़सीसर झील है आपके जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर है। इसका निर्माण टिलो नामक वैश्या ने करवाया। ये एकमात्र झील है जिसका निर्माण टिलो नामक वैश्या ने करवाया। ये मेहराब नुमा झील है। गजनेर झील, गजनेर झील कहाँ है आपकी? गजनेर बीकानेर के अंदर है। गजनेर कहाँ है? बीकानेर। गजनेर बीकानेर के अंदर है। इसे शुद्ध पानी का दर्पण, ये उपनाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, एक तो सिल्लीसेड का उपनाम नंदन कानन वाला, एक शुद्ध पानी का दर्पण गजनेर का उपनाम, एक कोलायत का उपनाम अपने शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। ये तीनों उपनाम आपको याद होने ही चाहिए कि तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका निर्माण 1920 में गज सिंह जी ने करवाया, इसीलिए इसका नाम क्या है? गजनेर झील है। आइए बढ़ते हैं आगे। नवल सागर। नवल सागर का स्थान जरूर याद रखना, बूंदी के अंदर है। इसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया है। यहाँ पे आधा पानी में डूबा हुआ वरुण मंदिर है। इस झील के मध्य में आधा पानी में डूबा हुआ वरुण मंदिर स्थित है। इसके बाद में अपनी झील है एक बालसमंद, ये अलग है, ध्यान रखना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग है। बालसमंद झील। बालसमंद झील कहाँ है? जोधपुर में। प्रतिहार शासकों द्वारा निर्माण करवाई हुई झील है ये। निर्माण इसका 1159 में प्रतिहार शासक बालक राव ने करवाया। किसने? प्रतिहार शासक बालक राव ने करवाया। सूर सिंह जो यहाँ के राजा थे, सूर सिंह ने इसके मध्य अष्टखंबिया महल और जनाना बाग का निर्माण करवाया। कहाँ? बालसमंद। तो बालसमंद में क्या ध्यान रखोगे? निर्माण तो करवाया इसका प्रतिहार शासक बालक राव ने 1159 में। सूर सिंह ने इसके मध्य अष्टखंबिया महल और जनाना बाग का निर्माण करवाया है। ये बालसमंद झील। मोती झील। मोती झील आपकी है भरतपुर के अंदर। कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। और इसे भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है मोती झील को। और इसे जो है रूपारेल नदी पर सूरजमल जाट ने, जो जाटों का अफलातून शासक भी कहलाता है, यहाँ पे भरतपुर के अंदर जाटों का ही शासन था, भरतपुर धौलपुर के अंदर, तो सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया। भरतपुर की लाइफलाइन कहलाती है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ नाइट्रोजन युक्त खाद की उपलब्धता है। नाइट्रोजन युक्त खाद इस झील से मिलता है। तो ये N2 युक्त खाद लिखा है, ये नाइट्रोजन है, आप लिख लेना इसको, नाइट्रोजन युक्त खाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से मोती झील से अगर ये कहा जाए कि अधिकांश प्रश्न बनने की संभावना किसकी रहती है, तो नाइट्रोजन युक्त खाद की। इसके बाद में रहेगी तो मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, इसकी संभावना रहती है। तो इस तरीके से साथियों अपनी मुख्य झीलें जो है वो लगभग पूरी हो गई है। और इसके बाद में कुछ झील और कुछ झीलों के मतलब सीधे ही स्थान रह जाते हैं, तो वो आप चिंता न करें, मैं उनको
आपको किताब में मैंने ऐड कर दी, उसके बहुत सारे जिले और बहुत सारे जिलों के सभी के नाम, ताकि कोई भी बाहर न जाए और वो भी आप तक पहुंच जाएगी व्यवस्थित रूप से। जैसे ही सारी चीजें आएगी मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा कि अभी ये प्रोजेक्ट तैयार है, ये प्रोजेक्ट तैयार है, जो भी होगा मैं समय पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और उसके अनुसार आप देख लेना। तो ये चीज है, इन्हें नोट कर लो आप, और इन्हें अब आपका अपवाह तंत्र जो कहते हैं वो अब पूरा हो चुका है, संपूर्ण अपवाह तंत्र पूरा हो चुका है। अब अपन आगे कल पढ़ेंगे, कल अपन वनस्पति शुरू करेंगे। वनस्पति आपके है वेजिटेशन से संबंधित टॉपिक है, तो वनस्पति अपन शुरू करेंगे और उसके बाद में फिर आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे। तो इन्हें नोट कर लो आप, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।